हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान के टोटल अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक। तो आप सिर्फ वीडियो के साथ बने रहिएगा। हम लोग टोटल अनुच्छेद करने वाले हैं। तो चलिए, पहले अनुच्छेद में बोला क्या लिखा गया है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र और नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 में लिखा गया है नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल एवं व सीमाओं का परिवर्तन। नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल और सीमा व नाम का परिवर्तन। और अनुच्छेद 4 में लिखा गया है कि पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन, पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और प्रामाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 तथा 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां। तो चलिए, हम लोग पांचवें अनुच्छेद में क्या लिखा गया है कि संविधान के प्रारंभ की नागरिकता। संविधान के प्रारंभ की नागरिकता की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 5 में कही गई है। नेक्स्ट, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता अनुच्छेद 6 में दी गई है। अनुच्छेद 6 में दी गई है। नेक्स्ट, हम लोग पढ़ते हैं 9 में, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता न होना कौन से अनुच्छेद में लिखा गया? अनुच्छेद 9 में लिखा गया। नेक्स्ट, नागरिकता के लिए अधिकार का बना रहना कौन से अनुच्छेद में लिखा गया? अनुच्छेद 10 में। नागरिकता के लिए अधिकार का बना रहना अनुच्छेद 10। नेक्स्ट, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना अनुच्छेद 11 में लिखा गया है। नेक्स्ट, मूल अधिकार में हम लोग का दिया गया है कि 12 अनुच्छेद में हम लोग की परिभाषा दिया गया है। और 13वें अनुच्छेद में लिखा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले विधियां। मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियां। नेक्स्ट, अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध दिया गया है अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। नेक्स्ट, 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 19 में दिया गया। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संबंध। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संबंध। नेक्स्ट, प्रारंभिक अनुच्छेद 21(1) में दिया गया प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21(1) में दिया गया। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण। अनुच्छेद 23 में वालात श्रम यानी बलपूर्वक श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध। वालात श्रम और मानव के दुर्व्यापार का निषेध अनुच्छेद 23 में दिया गया है। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध। अनुच्छेद 25 में दिया गया अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में देखा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी जाएगी। अनुच्छेद 27 में किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता लिखा गया। इसमें अनुच्छेद 27 में किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में क्या लिखा गया? निश्चित शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। कौन? अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 29 में लिखा गया है कि अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात अनुच्छेद 29 में की गई है।
अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। नेक्स्ट, अनुच्छेद अनुच्छेद 30 में जो बोला जा रहा है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 31, अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण जो अब निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 31 में संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। नेक्स्ट हम लोग 32 में चलते हैं। इस 32 अनुच्छेद 32 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार का अधिकार है। नेक्स्ट में हम लोग का चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। अनुच्छेद 32 क में बोला जा रहा है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कार्यवाहियों में राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं, निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 33 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 34 में जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्ति है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों पर निर्बंध। जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्ति है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का निबंध। अनुच्छेद 35 में इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान दिया गया है। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 36 में जो भाग 4 के में दिया गया राज्य के नीति नियोजक तत्व के अनुच्छेद 36 से 51 तक का होता है। तो अनुच्छेद 36 में परिभाषा दिया गया। अनुच्छेद 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 37 ने अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 38 में अनुच्छेद 37 में बोला गया था इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना 37 में दिया गया। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 के क में दिया गया समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता किस में दिया गया है? अनुच्छेद 39 क में दिया गया समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन की बात अनुच्छेद 40 में की गई है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 में दिया गया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में दिया गया है। और अनुच्छेद 42 में दिया गया है कि अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किसमें बात की गई? अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 43 में कर्मचारियों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी की बात अनुच्छेद 43 में की गई है। अनुच्छेद 43 क में दिया गया है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 के क में लिखा गया। अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया था कि कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध अनुच्छेद 42 में दिया गया है। और अनुच्छेद 43 के ख में दिया गया है सहकारी समितियों को बढ़ावा। अनुच्छेद 44 में दिया गया है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 45 में दिया गया है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। नेक्स्ट, अनुच्छेद 46 में दिया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 45 में क्या लिखा था? बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध।
अनुच्छेद 47 में लिखा गया पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 47 में लिखा गया है, यानी पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को सुधार करने में राज्य का कर्तव्य होगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 48 दिया गया कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 में दिया गया कृषि और पशुपालन का संगठन जो है अनुच्छेद 48। और अनुच्छेद 48 क में दिया गया है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 के क। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 49 में दिया गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में दिया गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। किस में दिया गया? अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 4 के क भाग 4 के क में मूल कर्तव्य है जो 51 अनुच्छेद 51 है। 51 का क मूल कर्तव्य है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जो कि 52 से शुरू है। अनुच्छेद 52 से। अनुच्छेद 52 में बोला कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन से अनुच्छेद में लिखा गया? अनुच्छेद 52 में लिखा गया है। अनुच्छेद 52 में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्र संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में। किस में लिखी गई है? कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 53 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति की चर्चा अनुच्छेद 53 में लिखी गई है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात अनुच्छेद 54 में की गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात अनुच्छेद 54। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात की गई है अनुच्छेद 55 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का शुरुआत जो है अनुच्छेद 54 में किया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो है वो अनुच्छेद 55 में दिया गया। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का पदावधि कितने दिन तक रहेगी? अनुच्छेद 56 में दिया गया है। और अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन की पात्रता होती है। अनुच्छेद 57 में दिया गया। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं। राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए क्या क्या अर्हताएं चाहिए वो 58 में दिया गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 58 में दिया गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 59 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, कि कौन कौन सा शर्त होगा राष्ट्रपति बनने के लिए। अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 59 में दिया गया है राष्ट्रपति के पद के लिए अनुच्छेद 59 में दिया गया राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। और अनुच्छेद 58 में दिया गया है राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हताएं। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हताएं 58 और शर्तें राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें 59 में। और 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान अनुच्छेद 60 में दिया गया है। और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात अनुच्छेद 61 में की गई है। 60 में शपथ, 59 में शर्तें, 58 में अर्हताएं दी गई है। 57 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता और 56 में राष्ट्रपति की पदावधि। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। और 52 में भारत के राष्ट्रपति की बात की गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। चलिए अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद को रिक्त को भरने के लिए राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि की चर्चा अनुच्छेद 62 में की गई है। अनुच्छेद 63 में बोला गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में बोला गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। वो कौन से अनुच्छेद में बोला गया? अनुच्छेद 64 में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 65 में बोला गया है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन किया जाना। वो कौन से अनुच्छेद में लिखा गया? अनुच्छेद 65 में लिखा गया है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात किस अनुच्छेद में लिखा गया? अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा की गई है। जब
जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा की गई है अनुच्छेद अनुच्छेद 54 में, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का अनुच्छेद 55 में, और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन अनुच्छेद 66 में की गई है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति की पदावधि की चर्चा अनुच्छेद 67 में की गई है। उपराष्ट्रपति की पदावधि की चर्चा अनुच्छेद 68 में की गई है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या परित्याग उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या परित्याग की चर्चा अनुच्छेद 69 में की गई है। अनुच्छेद 69 में की गई है। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 में दिया गया है। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसद विषय जो कि कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय में जाता है, यानी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद जो है सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 72 में दिया गया है क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। किसके पास है, यानी क्षमादान की शक्ति की चर्चा कौन, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति की चर्चा अनुच्छेद 72 में की गई है। अनुच्छेद 73 में गए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 में की गई है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की चर्चा अनुच्छेद 73 में की गई है। नेक्स्ट, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी जो है वो अनुच्छेद 74 में लिखा गया कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 75 में लिखा गया कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध की चर्चा अनुच्छेद 75 में लिखी गई। अनुच्छेद 76 में भारत का एक महान्यायवादी होगा। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन की चर्चा अनुच्छेद 77 में की गई है और अनुच्छेद 78 में की गई है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यानी प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिमंडल की प्रत्येक जानकारी को जो है राष्ट्रपति को जानकारी दे। वो कौन से अनुच्छेद में दिखा गया, अनुच्छेद 78 में। नेक्स्ट, संसद का गठन की चर्चा अनुच्छेद 79 यानी 79 में की गई है। 79 संसद का गठन की चर्चा की गई। संसद के गठन की चर्चा 79 और राज्यसभा की संरचना की चर्चा 80 में। राज्यसभा 80 और लोकसभा की संरचना की बात 81। इसका ट्रिक भी होता है ला, यानी संसद, राज्यसभा, लोकसभा 79, 80 और 81। चलिए हम लोग 82 अनुच्छेद पे चलते हैं। 82वें अनुच्छेद में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, प्रत्येक जनगणना के पश्चात जो है पुनः समायोजन जो है अनुच्छेद इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में लिखा गया, अनुच्छेद 82 में। नेक्स्ट, संसद के सदनों की अवधि की चर्चा किस अनुच्छेद में लिखा गया, अनुच्छेद 83 में लिखा गया है। नेक्स्ट, संसद की सदस्यता के लिए अहर्ताएं, संसद के सदस्यता के लिए अहर्ताएं कौन कौन सी होगी, कौन से अनुच्छेद में लिखा गया, अनुच्छेद 75 में। और नेक्स्ट अनुच्छेद 84 में लिखी गई है। अनुच्छेद 85 में बोला गया है कि संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की चर्चा किसमें की गई है, अनुच्छेद 85 में। संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की चर्चा अनुच्छेद 85 में। नेक्स्ट, सदनों के अभिभाषण का कार्य, सदनों के अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है, अनुच्छेद 86 में बोला गया है। सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है, अनुच्छेद 86 में बोला गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 88 में। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा अनुच्छेद 89 में की गई है। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति की चर्चा अनुच्छेद 79 में की गई है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 90 में की गई है, अनुच्छेद 89 में की गई है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना और पद त्याग और पद से हटाया जाना
की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 90 में। उप सभापति का पद रिक्त होना, त्याग और पद से हटाया जाना, अनुच्छेद 90। अनुच्छेद 91 में लिखा गया है कि सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने तथा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 91 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 92, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है। नेक्स्ट, जो बोला जा रहा है कि सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई विकल्प विचाराधीन है, तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा किस अनुच्छेद में लिखा गया? अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा है अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 94, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाने का चर्चा कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 94 में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाने की चर्चा है अनुच्छेद 94 में। अनुच्छेद 95, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने तथा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति अनुच्छेद 95 में की गई है। अनुच्छेद 97 में सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते की चर्चा है। सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन की भत्ते की चर्चा अनुच्छेद 97 में। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय की चर्चा है। अनुच्छेद 98 में संसद के सचिवालय की चर्चा है। और अनुच्छेद 99 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की चर्चा अनुच्छेद 99 में है। अनुच्छेद 100 में सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते भी सदनों की कार्यवाही की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 100 में दिया गया है कि सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। नेक्स्ट, अनुच्छेद 101 में दिया गया स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 101 में स्थानों का रिक्त होने की चर्चा कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 101 में। अनुच्छेद 102 में सदस्यता के लिए निरर्हताएं अनुच्छेद 102 में दिया गया है। अनुच्छेद 102 में दिया गया है। अनुच्छेद 103 में दिया गया है कि अनुच्छेद 104 में दिया गया है कि ये सब अनुच्छेद 103 और 104 ये सब कोई खास नहीं है। हम लोग का अनुच्छेद 107 में दिया गया विधेयक के पुनर्स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। विधेयक के पुनर्स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। और अनुच्छेद 105 में दिया गया है कि संसद के सदस्यों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों का विशेषाधिकार, यानी संसद के विशेषाधिकार की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 105 में है। और अनुच्छेद 106 में दिया गया सदस्यों के वेतन और भत्ते की चर्चा। अनुच्छेद 106 में दिया गया सदस्यों के वेतन और भत्ते की चर्चा। अनुच्छेद 107 में तो बोला गया है कि विधेयक के पुनर्स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 108, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की चर्चा। अनुच्छेद 108 में, यानी संयुक्त बैठक की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक की चर्चा अनुच्छेद 108 में की गई है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया की बात 109 में की गई है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया की बात 109 में की गई है। और धन विधेयक की परिभाषा 110 में दी गई है। और 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की चर्चा 108 में। और धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया 109 और धन विधेयक की परिभाषा 110 और विधेयक पर अनुमति राष्ट्रपति की अनुच्छेद 111 और 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट की चर्चा की गई है। 113 में संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 113, संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 154, विनियोग विधेयक की चर्चा। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक की चर्चा है। अनुच्छेद 115, अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान की चर्चा अनुच्छेद 115 में है। अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान की चर्चा अनुच्छेद 115 में है। लेखानुदान
प्रत्यानुदान और ये सब तो नहीं पूछा जाता है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध की चर्चा अनुच्छेद 117 में है। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध की चर्चा अनुच्छेद 117 में या अनुच्छेद 117 में की गई है। अनुच्छेद 120 में संसदों में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात की गई है। अनुच्छेद 121 में संसदों में प्रयोग की जाने वाली भाषा अनुच्छेद 121 में, अनुच्छेद 120 में और अनुच्छेद 121 में संसद में चर्चा पर निर्बंधन, संसद में चर्चा पर निर्बंधन की बात अनुच्छेद 121 में की गई है। अनुच्छेद 122 में बोला गया है कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 122 में बोला जा रहा है कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न की जाना। अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 123 में बोला जा रहा है अनुच्छेद 123 में बोला जा रहा है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 123 में बात की गई है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 124 में उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 124 में उच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 124 में अनुच्छेद 124 के क में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की चर्चा अनुच्छेद 124 में, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की चर्चा अनुच्छेद 124 में, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की चर्चा अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन आदि की चर्चा अनुच्छेद 125 में दी गई है कि न्यायाधीशों के वेतन आदि की चर्चा अनुच्छेद 125 में बात की गई है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन आदि की वेतन की चर्चा अनुच्छेद 125 में की गई है। और 126 में की बताया गया है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 126 में अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की चर्चा अनुच्छेद 127 में की गई है। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की चर्चा अनुच्छेद 127 में पूछी जाती है। और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 126 जो कि इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 128 में उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति की चर्चा अनुच्छेद 128 में की गई है। अनुच्छेद 129 जो कि इम्पोर्टेंट है, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 129 में दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान 130 में चर्चा। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता की चर्चा अनुच्छेद 131 में दी गई है। अनुच्छेद 131 में दी गई है। अनुच्छेद 132 में कहा गया कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता, कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालयों की अपीलों की अधिकारिता अनुच्छेद 132 में दी गई है। अनुच्छेद 132 में दी गई है। अनुच्छेद 133 में उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों की उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता, तो हम लोग का 133 में दिया गया अनुच्छेद 133 में। और हम लोग चलते हैं अगले अनुच्छेद पे जो इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 137 में बोला जा रहा है कि निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत, निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत जो सभी न्यायालय में बाध्य होगी। और अनुच्छेद हम लोग का 139 में कि कुछ रीट निकाले की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना, कुछ रीट निकाले की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना अनुच्छेद 139 में दिया गया है। अनुच्छेद 139 में दिया गया है। अनुच्छेद 143 में दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति की चर्चा अनुच्छेद 143 में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और अनुच्छेद 144 में अनुच्छेद 144 में सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना, सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना अनुच्छेद 144।
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 148 में, अनुच्छेद 148 जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में अनुच्छेद 148 में बोला गया। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा अनुच्छेद 148 में की गई है। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 150 में जो है संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप जो है अनुच्छेद 150 में दिया गया है। संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप अनुच्छेद 150 में दिया गया। अनुच्छेद 151 में अनुच्छेद 151 में जो कि संपरीक्षा प्रतिवेदन की चर्चा की गई है अनुच्छेद 151 में। अनुच्छेद 152 जो राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 152 में बोला गया है राज्यपाल की परिभाषाएं दी गई है। और अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल होंगे। अनुच्छेद 152 में परिभाषाएं दी गई है और अनुच्छेद 153 में बोला गया है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में बोला गया है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 154 में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति की चर्चा अनुच्छेद 154 में है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में, जो कि कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 154 में है। राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा अनुच्छेद 155 में। राज्यों के राज्यपाल की चर्चा अनुच्छेद 153 में है, जबकि राज्यों की राज्यपाल की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 155 में बात की गई है। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति की चर्चा अनुच्छेद 154 में की गई है। और राज्यपाल की पदावधि अनुच्छेद 156, राज्यपाल की जो पदावधि होती है अनुच्छेद 156 में बात की गई है। अनुच्छेद 157 में बोला गया कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं क्या क्या होनी चाहिए, कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 158 में दी गई कि राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, राज्यपाल के लिए पद की शर्तें अनुच्छेद 158 में, राज्यपाल के लिए पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 59 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल की कृत्यों का निर्वहन, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल की कृत्यों का संवहन। अनुच्छेद 160। अनुच्छेद 161 में बोला जा रहा है कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्तियाँ। क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्तियाँ। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की चर्चा अनुच्छेद 162 में की गई है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विचार की चर्चा अनुच्छेद 162 में की गई है। 162 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। कौन से अनुच्छेद में बोला गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा? अनुच्छेद 163 में बोला गया है। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध 164 में की गई है। अनुच्छेद 165 में राज्य की महाधिवक्ता की बात अनुच्छेद 165 में की गई है। राज्य का महाधिवक्ता की बात अनुच्छेद 165 में की गई है। अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन, राज्य की सरकार के कार्य का संचालन की चर्चा अनुच्छेद 166 में की गई है। अनुच्छेद 167 राज्यपाल की जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। ये टोटल अनुच्छेद हम लोग का बहुत अति ही इम्पोर्टेंट है। 163 में बोला जा रहा है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। जो कौन से अनुच्छेद में? 163 में। 164 में बोला जा रहा है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध की चर्चा अनुच्छेद 164 में। और 165 में राज्य का महाधिवक्ता की चर्चा अनुच्छेद 165 में की गई है। अनुच्छेद 166 में राज्यों की सरकार के कार्य का संचालन अनुच्छेद 166 और 167 में राज्यपाल की जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद राज्य का विधानमंडल अनुच्छेद 168 जो कि बहुत अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन की चर्चा अनुच्छेद 168 में की गई है। राज्यों के विधानमंडलों के गठन की चर्चा अनुच्छेद 168 में की गई है। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन की चर्चा अनुच्छेद 169 में।
राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन अनुच्छेद 169। राज्यों में विधान परिषद की बात की गई तो 169, और राज्य विधानसभाओं की संरचना की बात 170। विधानसभाओं की संरचना 170 और विधान परिषद की संरचना 171। विधान परिषद की संरचना 171 और राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन अनुच्छेद 169। राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन की चर्चा अनुच्छेद 169 और राज्यों में विधान परिषदों की संरचना की चर्चा अनुच्छेद 171 और विधानसभाओं की संरचना की चर्चा अनुच्छेद 170 में की गई है। और 168 में राज्यों के विधानमंडलों का गठन की बात की गई है। 172 में राज्य के विधानमंडलों की अवधि की बात की गई है। 172 में 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएं की चर्चा अनुच्छेद 173 में की गई है। अनुच्छेद 174 में राज्य के विधानमंडल के सत्र अवसान और विघटन की चर्चा अनुच्छेद 174 में की गई। 175 संसदन या संसदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार अनुच्छेद 175 में है। सदन या सदनों के अभिभाषण का और उनके संदेशों को भेजने का राज्यपाल का अधिकार 175 में दिया गया है। 175 नेक्स्ट हम लोग का 176 में बोला जा रहा है 176। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग 1-2 पार्ट में इसे बांटते हैं। 175 तक टोटल हम लोग कर चुके हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें भाई। तो ठीक है, थैंक यू।